नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, एससीओ की रक्षा मंत्रियों की अभी समिट हुई चाइना में। उसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आता है उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। जब भी कोई समिट होती है तो लास्ट में समिट के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है जिसे डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको G20 टाइम पर भी अच्छे से इसको समझाया हुआ था। G20 का जब डिक्लेरेशन आया था तो उसे नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया था, जब भारत में हुआ था आयोजन। तो उसमें होता क्या है कि इस समिट में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन किन मुद्दों से हम सहमत हैं, किन से नहीं सहमत हैं, इन सब को लेकर के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है कि इस एससीओ की बैठक में क्या क्या मुद्दे रहे। अब वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में सबकी बातें रखी जाती है, सबकी बातें सुनी जाती हैं, सब मुद्दों पर चर्चा होती है कि हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, ये सब चीज़ें रहती है। इसी मुद्दे पर जब भारत को कहा गया सिग्नेचर करने को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जब वो ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़ा तो उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। इसी बात से यहाँ पर काफ़ी बवाल उठ गया। अब ये मुद्दा उठ गया, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा कि राजनाथ सिंह जी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर, डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो क्यों नहीं किए, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ चीन का कैसे दोहरा रवैया है इसको भी हम लोग देखेंगे। चीन अपने यहाँ आयोजन कर रहा है लेकिन कैसे पक्षपात कर रहा है इसको भी अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं, चाइना को एक्सपोज भी करने वाले हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी बढ़िया से लताड़ लगाई है चाइना को भी। खैर, ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है इस पर साइन नहीं किया है, कारण क्या है, ये एससीओ की बैठक में क्या कुछ हुआ इसको जानेंगे ही हम लोग। लेकिन एक जरूरी बात है जो आपको जानना है, टेक्स्ट बुक का महाबचत सेल लाइव है, 27 जून से 30 जून तक चलने वाला है। आज से ये लाइव है, तो आज आपको ये 307 रुपये में लोवेस्ट एवर प्राइस पर मिलने वाला है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो। इसके अलावा ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हैं तो वो 395 में मिल जाएगा। एमजेटी कूपन कोड यूज़ करोगे तभी मिलेगा। और दूसरा एक बहुत ज़रूरी बात यह है, अगर आप एप्लीकेशन से जाकर लेते हो तब आपको प्लेटफॉर्म फ़ीस देना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए जो 30 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, बहुत लोगों की शिकायत रहती है, उससे बचने के लिए आप ना डेस्कटॉप मोड ऑन करके टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। वेबसाइट से जाकर के अगर परचेज करोगे तब आपको प्लेटफॉर्म फ़ीस नहीं देना पड़ेगा और आपको मात्र 307 में ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा। तो ट्राई कीजिए, एमजेटी कूपन कोड यूज़ करेंगे तभी आपको ये मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके जाइए तो आपको मिलेगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। एससीओ समिट 2025 जो हुआ ये चाइना में हुआ। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका उद्देश्य था आतंकवाद को रोकना, क्षेत्रीय सुरक्षा को इंश्योर करना, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग को इंश्योर करना। मतलब एससीओ के जितने भी मेंबर हैं, कंट्री मेंबर हैं, इनके बीच में आतंकवाद के खिलाफ गतिविधियों पर सब लोग मिलजुल करके प्रतिक्रिया दें, इसको बढ़ावा न दें, आतंकवाद को रोकें। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दें, आपस में व्यापार को बढ़ावा दें। इन सब उद्देश्य से यह स्थापित किया गया था 2001 में। शुरुआत में इसमें 6 देश थे, बाद में 2017 में जाकर भारत और पाकिस्तान को भी ऐड कर लिया गया। ध्यान रहे, भारत पाकिस्तान पहले इसका मेंबर नहीं था। तो अभी के टाइम पर 10 मेंबर हैं, जिनमें से भारत पाकिस्तान भी है और ईरान और बेलारूस ये बाद में जुड़े हैं। तो यहाँ देखिए, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 10 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनमें ये 6 तो पहले थे। जून 2015 में एसोसिएशन स्टार्ट हुआ और 2017 में फाइनली आकर भारत पाकिस्तान को ऐड कर लिया गया। ऐसे ही ईरान को 2023 में और बेलारूस को 2024 में ऐड किया गया। तो अब टोटल इतने मेंबर हो चुके हैं, 10 मेंबर हो चुके हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। मैप में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मैप में कुछ एशिया में इतना प्रकार का डोमिनेंस रखता है ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पर मंगोलिया को अगर हटा दो तो आप देखो रसिया, इसके अलावा ये चाइना इतना पूरा, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान भी है, इसके अलावा वेस्ट एशिया कंट्रीज़ में भी यहाँ पर जो हैं वो सभी। तो मतलब इतना बड़ा क्षेत्र और एक बड़ा एरिया, बड़ा व्यापार, बड़ा समझ लो पॉपुलेशन रखता है, क्योंकि आप देखो दुनिया की 2 सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ भी यहीं पर है। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, इसमें मैंने आपको बताया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था आतंकवाद रोकने के लिए। मतलब जो इसके उद्देश्य थे उनमें से एक उद्देश्य आतंकवाद रोकना भी था। इसी मुद्दे को उठाया वहां पर राजनाथ सिंह जी ने भारत का। आपको पता होगा अभी पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर 26 निर्दोष मारे गए थे। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। लेकिन यहाँ पर बात यह हुई कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर पहलगाम अटैक का बिल्कुल जिक्र ही नहीं हुआ इस डिक्लेरेशन में।
यहाँ पर पहलगाम अटैक के बारे में कुछ कहा ही नहीं ज्वाइंट स्टेटमेंट में। इसके बजाय ज्वाइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान के मुद्दों को डाल दिया गया। अगर आपको याद हो तो बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकवादी नहीं कहेंगे हम लोग कहेंगे विद्रोहियों का हमला हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान में। वहाँ पर बहुत सारे सेना के अधिकारी, बहुत सारे खुफिया जासूस ये सब भर करके जा रहे थे ट्रेन में, और बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उन लोगों ने इसको ट्रेन को घेर लिया, ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। उसके बाद बहुत सारे 200 से 250 लोग मारे गए। इस पर पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत का हाथ है। भारत के सपोर्ट से बलूचिस्तान के लड़ाकों ने ऐसा किया था। भारत ने साफ इनकार किया है इसके इस फेक नैरेटिव को। लेकिन भारत को दुख इस बात का हुआ कि बलूचिस्तान में जो फर्जी आरोप लगा रहे हो उसको तो डिक्लेरेशन में शामिल किए हो, लेकिन हमारे पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, आतंकी अटैक हुआ, जिसमें चाइनीज और यूएस मेड राइफल्स, गोप्रो कैमरा और बहुत सारे एडवांस वेपन लेकर के वो लोग घुसे थे, उस सब का सबूत भारत के पास है। लेकिन उस पहलगाम टेरर अटैक को आपने यहाँ पर शामिल नहीं किया और बदले में आपने यहाँ बलूचिस्तान को डाल दिया। तो मतलब आपका दोहरा रवैया है। चाइना पूरा फुल सपोर्ट दिखा रहा है पाकिस्तान की तरफ। भारत को लेकर के, भारत में आतंकवादी घटना हुई, भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, पूरी दुनिया को अच्छे से पता लग गया था। एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव था, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में अटैक हो रहा था। युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी। हालांकि भारत ने इसे कहा ऑपरेशन ही, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी। ट्रम्प साहब ने कितनी बार चिल्ला करके बोला कि हम तो सीज फायर करवा दिए हैं। हालांकि इनका उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे। तो मतलब ये छोटा मोटा मुद्दा तो था नहीं। पहलगाम टेरर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, इसको ना शामिल किया जाना यही दर्शाता है कि आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो। आपके लिए गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म वाला सिस्टम है। मतलब कि जो आपके लिए अच्छा है उसे कहोगे कि ये बैड टेररिज्म है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो टेररिज्म आप नहीं मानते हो। इसी बात पर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। कुछ देश टेररिज्म को पॉलिसी बना करके चल रहे हुए हैं। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने यह भी बताया कि हम टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनी बरकरार रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा। अगर फिर से कुछ भी ऐसी गुस्ताखी करता है पाकिस्तान तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अगली बार वाला हम वार मानेंगे, उसे अटैक को हम लोग एज ए युद्ध मानेंगे और जैसे वार की तरह लड़ा जाता है उसी तरीके से लड़ेंगे। चूँकि पाकिस्तान को पहले ही बताया जा चुका है कि ये न्यूक्लियर की गीदड़ भभकियाँ अब नहीं चलेंगी, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तब से आप देख रहे होगे कि बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों ने दोबारा नाम नहीं लिया कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर भारत ने अच्छे से इनको समझा दिया है। साथ ही साथ भारत ने रूस को भी लिया, रूस को भी इन्वॉल्व किया और कहा कि भाई देखो तुम भी यहाँ पर हो, फाउंडिंग मेंबर रहे हो, रूस और चाइना ने मिलकर के स्थापित किया था, तो आप भी देखो यहाँ पर गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कैसे कर रहे हैं ये लोग। इसके अलावा LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो भारत और चाइना के बीच में है, उस पर भी यहाँ राजनाथ सिंह जी ने बात की। यहाँ पर भी कहा कि चाइना जो है हमेशा अग्रेसिव पॉलिसी वहाँ पर अपनाता है। चाइना के जो सैनिक हैं, सोल्जर हैं, वो हमेशा अग्रेसिवली रहते हैं LAC पर, जबकि भारत के जो होते हैं वो संयमित रहते हैं भारत के सैनिक। लेकिन फिर भी अगर आप अग्रेशन दिखाओगे तो मुंहतोड़ अटैक यहाँ पर किया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा LAC पर भी। तो मतलब हम ना चाइना से डरने वाले हैं ना पाकिस्तान से डरने वाले हैं। ये खुल करके इन्होंने दहाड़ कर वहाँ पर आ गए हैं। ये भारत पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। चीन पाकिस्तान का गठजोड़ साफ साफ दिख रहा है, इसको डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया गया है। सुधार की उम्मीद कम है, भारत अपनी संप्रभुता पर अडिग रहेगा। भारत किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि को एक्सेप्ट नहीं करेगा आगे से आने वाले दिनों में। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिसके तहत अगर पाकिस्तान कुछ भी अटैक करने की कोशिश करता है तो वो वार समझकर उस पर अटैक किया जाएगा। भारत का समर्थन रूस कर रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस ना ये चाइना और इंडिया और ये पूरा एशिया के जो भी देश हैं इनको अपने पाले में रखना चाहता है। कारण यह है कि इनको अगर अपने पाले में रखेगा तो ही ये वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छे से मुकाबला कर पाएगा, नहीं तो अलग थलग हो जाएगा। वैसे भी आप देख रहे हो वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी देश रूस की तरफ नहीं रहता है। तो ऐसे में रूस के लिए ज़रूरी है कि सेंट्रल एशिया और जो भारत है, भारत है, चीन है, दक्षिण एशिया के देश हैं, इनको सबको अपने पाले में लेकर चलना। ईरान की अगर बात करें, ईरान ने भी स्थिरता की बात की, लेकिन भारत के स्टैंड पर ये चुप्पी साधे रहा। जबकि अभी साफ साफ ये जाहिर हुआ है कि पाकिस्तानियों ने कैसे पीठ में इसके छुरा घोंपा है ईरान के, लेकिन फिर भी ये पता नहीं क्यों चुप है। पाकिस्तान जो है चीन की मदद से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया और भारत को टारगेट किया यहाँ पर, लेकिन भारत ने अच्छे से जवाब भी दिया इनको। भविष्य में अगर बात करें हम लोग, तो भविष्य में भारत का रुख साफ है कि आतंकवाद पर हम लोग सख्ती से निपटेंगे। रूस और सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बरकरार रखेंगे। और चाइना नहीं जुड़ना चाह रहा है तो क्या किया जाए? चाइना बार बार पाकिस्तान लेकर के खेल रहा है तो क्या ही किया जाए, वरना तो हम लोग तो भी सॉफ्ट हुए थे पिछले दिनों में।
एलएसी पर दबाव, डिप्लोमेटिक शक्ति, ये चीन से डील हुई। क्वाड और ब्रिक्स में अगर बात करें तो क्वाड में सक्रियता जारी रहेगी, क्योंकि क्वाड जो बनाया गया है ये यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर बनाया गया है 4 मेंबर्स के द्वारा। ये दक्षिण चीन सागर में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो भारत जवाब देने के लिए क्वाड में और अपनी एक्टिविटी बढ़ा देगा, अपने आप चाइना को इसमें जवाब मिलेगा। साथ ही साथ ब्रिक्स में भी बढ़ चढ़ करके यहाँ पर रूस के साथ मिलकर के बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। ब्रिक्स में भी भारत अपनी प्रभुत्वता बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स में फाउंडिंग मेंबर में चाइना भी है, रसिया भी है और इंडिया में भी है। तो ये सारी बातें रहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एससीओ की जो अभी समिट हुई, मीटिंग हुई है, ये पूरा प्रोपेगेंडा था, एक प्रकार से पूरा का पूरा प्री प्लान था कि बुलाओ भारत को यहाँ पर, इसके अलावा पाकिस्तान भी आओ, बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाएंगे। मतलब बलूचिस्तान में जो हुआ उसको तुम आतंकवादी घटना मान रहे हो, जबकि वो तुम्हारे ही स्टेट के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। तुम्हारा ही स्टेट है ना बलूचिस्तान, उसी के लड़ाके तुमसे लड़ रहे हैं, उसमें आप भारत का इन्वॉल्वमेंट बता रहे हो। और जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जिसमें पूरा का पूरा साफ साफ तौर पर वहाँ पर आपके ही देश में जो लॉन्च पैड थे आतंकियों के, वहाँ से आए हुए थे टेररिज्म करके, वो वापस वहीं पर गए और उन पर अटैक भी किया गया, दुनिया को प्रूफ भी दिखाया गया, आपके बहुत सारे एयरबेसेस भी तबाह किए गए, लेकिन फिर भी उसका जिक्र तक नहीं है। मतलब 2 न्यूक्लियर कंट्री पिछले 1-2 महीने में लड़ी हुई हैं, इतना भयंकर से मुकाबला हुआ है, और लेकिन उसका जिक्र भी नहीं है यहाँ पर। 2 न्यूक्लियर कंट्री मामूली बात नहीं है ना, न्यूक्लियर कंट्री के बीच में जल्दी युद्ध होता ही नहीं है। खैर, आपकी क्या राय है इस मामले पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या भारत ने जो जवाब दिया वो इनफ था या इससे भी बढ़ चढ़ करके जवाब देना चाहिए था? और अगेन रिमाइंड करा दूं आपको, 48 आवर के लिए 299 में किया गया है, लोवेस्ट एवर प्राइस है जीएस सफलता 4.0 बैच का। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं MJT ऐप पर जाकर। MJT कूपन कोड आप यूज कीजिएगा, वहां पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा। आप बैच में अगर ज्वाइन करने में कोई भी समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, या जगह जगह ऐप पर ही व्हाट्सएप का आइकॉन जो दिखता होगा मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आपको सपोर्ट दिया जाएगा कि आप किस प्रकार से इसको परचेज कर सकते हो। याद रहे, आखिरी मौका है, इसके बाद फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा जो आप ई बुक वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी आपको एप्लीकेशन पर आप आसानी से अवेलेबल मिलेगी, आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।